विरासत में ख़वातीन का हक जी कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। कितने केसेस आपके पास रिपोर्ट होते हैं या फिर ख़वातीन खुशी से छोड़ देती हैं कि भाई नहीं चाहिए? असल में विरासत में किसी का भी हक, सबसे पहले उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका हक क्या है। पहले क्लैरिटी जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि आज से 1400 साल पहले हमें बता दिया गया था किसका कितना हक है। हक तलफी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपको हक अपने हक का नहीं पता, असल में आपको ये भी नहीं पता कि दूसरे का हक कितना है, तो भी हक तलफी होती है। तो हक तलफी होने के लिए आपको दोनों एंड्स पता होने चाहिए, यानी कि कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको राइट्स पता हैं और ड्यूटीज़ नहीं पता तो भी हक तलफी हो रही है। तो बैलेंस कायम करने के लिए यू हैव टू नो कि आपका हक कितना है और आपने हक कितना अदा करना है। तो चूंकि ये चीज़ हमें जो है वो 1400 साल पहले बता दी गई, तो इसका मतलब है क्वेश्चन तो रहा ही नहीं। आज उसके ऊपर कोई लॉ बना या आज कोई उसके ऊपर जो है कोर्ट में हुआ, लोग आए पहुँचे, उन्होंने अपना हक मांगा, दैट इज़ समथिंग एल्स। यानी कि वो बात जो आपको डे फर्स्ट से क्लियर कर दी गई जब आप मुस्लिम हुए, तो इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। हमारे दीन ने बता दिया, हमारे दीन ने बिल्कुल बता दिया, बल्कि बता नहीं दिया, क्लियर कर दिया, बता दिया कि आपकी परसेंटेज इतनी है, यानी कि दिस इज़ वेरी क्लियर। और आपको आपने भी वो पढ़ना है, एक औरत ने भी वो पढ़ना है और एक मर्द ने भी वो पढ़ना है। उसने जब हम दोनों ने पढ़ लिया तो इसका मतलब मुझे भी पता चल गया कि आपका हक कितना है, मेरा हक। और मुझे एक कंसेप्ट और नहीं समझ आता है कि ये क्यों कहा जाता है कि आदमी ने औरत को हक देना होता है, औरत क्यों नहीं आदमी को हक देती? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरत आदमी ने ही औरत को हक देना है। तो जो हक ये है, विरासत की बात हम करते हैं, तो विरासत का हक औरत भी तो दे सकती है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने बेटे को भी दे रही है, वो अपने, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ होने के बाद वो अपने खामद को भी दे रही है। तो इसका मतलब है कि विरासत का हक किसी एक की मीरास नहीं है, किसी एक की तरफ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो पहले सबसे हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने तो मर्दों पे डाल दिया जी, इन्होंने। समझो सीखो। आपको पता है एक बच्चा पैदा होता है, वो मुस्लिम होता है, लेकिन जब वो मुसलमान बनता है तो मुसलमान बनने के लिए उसको सीखना पड़ता है, यानी कि करना पड़ता है। इस्लाम को सीखने को कहा है। इस्लाम को ये नहीं कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने कहा कि कुल कैसे पढ़ते हैं, नमाज बेटा कैसे। यू हैव टू लर्न। लर्निंग का प्रोसेस जो है ना, वो सबसे पहले आपको बताया गया। और हमारे यहाँ पे डेफिशिएंसी ही वहाँ से शुरू होती है। हमें ये बताया गया है, हमारे घरों में ये कंसेप्ट था कि जो है लर्निंग बिलोंग्स टू मेल, डज नॉट बिलोंग्स टू फीमेल। ये चीज़ जो है, इसकी वजह से हम कहीं पीछे रह गए, क्योंकि जहाँ पे जो भी कौम लर्न नहीं करती वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती। और लर्निंग आपकी सिर्फ यही नहीं कि किताबों से आप सीखें, आप हिस्ट्री से सीखें, आप अपनी गलतियों से सीखें, हर चीज़ से सीखने की तरबियत नहीं दी। तो हमारे यहाँ पे जो लैकनेस है वो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमारा मदरसा है वो हमारे पेरेंट्स हैं। दूसरा, हम जिन स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर भी सिर्फ हमें डिग्रीज दी जाती हैं, हमें ये नहीं सिखाया, बिल्कुल तरबियत नहीं है। दैट इज़ ऑल डिग्रीज। आपके बड़ा एक खूबसूरत किसी ने बात की, उसने कहा कि हमें माँ बाप ये बता देते हैं बेटा खाना कैसे है और कमाना कहाँ है और किस जगह पे जाना है, इसके लिए तुमने ये डिग्री लेनी है तो ये कमा लोगे। कोई ये नहीं बताता कि जब तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो तो तुमने अपने आप को कैसे संभालना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी फेल होना है तो दोबारा कैसे उठ के खड़े बिल्कुल, होना। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती, ज़िंदगी तब ख़त्म होगी जब तुम्हें मौत आएगी। हमें ये जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना अक्सर में जो नहीं सिखाया गया, दैट इज़ कॉल आपको तरबियत नहीं गई। और इसी का एक ये हिस्सा है कि अगर औरत को जो हक उसको नहीं मिला और उसे कहा गया कि वो उसके भाई का हिस्सा था इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, भाई ये इमोशनल है, दिस इज़ इमोशनल ट्रॉमा। उसको ये समझाना कि भाई तुम जो हो, तुम्हें इसलिए इस चीज़ से डिप्राइव किया जा रहा है क्योंकि वो एक मेल है। तो ये जो मेल और फीमेल, बहन और भाई में जो ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव किया गया, ये इमोशनल ट्रॉमा है।